वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी। हम पादप कार्यकी के बारे में बात कर रहे थे एंड इन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपिरेशन, जिसमें हम वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे थे। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इस संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए थे जो मैंने आपको समझाए थे। आज हम बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जाते हैं, यानी कि बाह्य कारक के बारे में। पौधे के बाहर कौन कौन से कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। पत्ती के अंदर प्रकाश को ग्रहण करने के लिए एक वर्णक होता है। उस वर्णक को हम लोग फाइटोक्रोम कहते हैं। ये फाइटोक्रोम हो गया। ये वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्ती के अंदर एक वर्णक होता है जिसको कि हम लोग फाइटोक्रोम कहते हैं, जिसके बारे में अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसके भी दो रूप होते हैं, पीआर और पीएफआर। दूसरी बात, जो वाइट लाइट होती है, सफ़ेद प्रकाश जो होता है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपको मालूम है कि इनमें से अगर सफ़ेद प्रकाश को लेवें तो सफ़ेद प्रकाश तो 7 रंगों का मल्टीक्रोमेटिक कलर है और बाकी सब मोनोक्रोमेटिक है। तो इसमें से 7 रंग जो होते हैं उनमें से सबसे अधिक स्टोमेटा कौन से प्रकाश में खुलते हैं, तो उसका आंसर होता है इन रेड लाइट। मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज देयर। सफ़ेद प्रकाश में तो होते ही है, लेकिन उसमें से भी कौन से में, लाल प्रकाश में सबसे अधिक रंध्र खुलते हैं। ब्लू लाइट जो होती है वो रंध्रों को खुलने के लिए प्रेरित करती है, प्रमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि वो प्रेरित करती है कि भाई तुम खुलो। और फिर पूरा मैक्सिमम खोलने का काम कौन करता है? रेड। तो रेड विल बी द बेस्ट आंसर। प्रमोशन बोलेगा तो ब्लू लाइट को हम लोग बोलेंगे। अब लाइट जो होती है और टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम दोपहर के समय होता है। टाइमिंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम ओपनिंग 3 बजे होती है। तो मैक्सिमम ओपनिंग एट 3 PM। ओके, तो ये तो रहा हमारे पास में प्रकाश का हिसाब किताब। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 2, CO2
कंसंट्रेशन, यानी कि CO2 की सांद्रता। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इज क्वाइट सेंसिटिव टू CO2 कंसंट्रेशन। रंध्रों का खुलना CO2 के प्रति बहुत अधिक संवेदी होता है। आप देखिए कि अगर किसी पत्ती के चारों ओर CO2 की बहुत अधिक कंसंट्रेशन या सांद्रता हो जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो बंद हो जाते हैं। नहीं, बंद नहीं होते हैं, उनके अंदर पार्शियल क्लोजर होता है। पार्शियल क्लोजर का मतलब आंशिक रूप से बंद होते हैं। ओके, पार्शियल क्लोजर का मतलब पूरे बंद नहीं होते हैं, थोड़े से खुले रहते हैं। अभी दूसरी बात, इसमें से ये CO2 गई और ये CO2 लगातार भोजन में परिवर्तित होती रही, तो फिर CO2 का आवागमन चलता रहेगा और स्टोमेटा यानी कि रंध्र खुले रहेंगे। ओके, तो CO2 जो होती है वह रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होती है। बहुत अधिक CO2 की सांद्रता अगर पर्ण के चारों तरफ रहेगी तो वो आंशिक रूप से बंद हो जाएंगी, पूर्णतया बंद नहीं होते हैं। और अगर लगातार उपभोगित हो रही है तो रंध्र हमेशा खुले रहेंगे। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापक्रम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोमेटा बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, और हाई टेम्परेचर पर अत्यधिक तापक्रम यदि हो जाएगा तो भी आपके स्टोमेटा बंद रहेंगे। दे रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, उनको एक अनुकूलतम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। बात चलती है कैम प्लांट्स की। कैम प्लांट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रूसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। जो कैक्टस होता है, ओपनशिया होता है, इनके अंदर जो रंध्र होते हैं वह स्कोटो एक्टिव होते हैं। स्कोटो एक्टिव यानी कि रात्रि को खुलते हैं। ये लोग रात्रि को खुलते हैं। एक पौधा और होता है जिसको हम लोग इक्विसिटम कहते हैं। इक्विसिटम में रंध्र जो होते हैं दे आर ऑलवेज ओपन, वो हमेशा खुले रहते हैं। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए। अब एक बार प्रश्न आया था कि यदि किसी पौधे के पास में रात्रि के समय एक लट्टू लगा दिया जाए, लट्टू जला दिया जाए, तो बोलो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि अधिक तापक्रम के कारण, यानी कि ऑप्टिमम मिल जाता है, लट्टू से कोई ऐसी कोई 100 डिग्री टेम्परेचर तो मिलता नहीं है, तो रंध्र खुल जाएंगे। ओके, अब बात आती है हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन की। आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन यानी कि आयनिक सांद्रता। रेस्चेक ने बताया था कि रंध्रों के अंदर अगर पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन,
इनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ओपी जो होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर दाब लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और रंध्र जो होते हैं वह खुल जाते हैं। यानी कि आयनिक कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोमेटल ओपनिंग। ये स्ट्रोमेटल ओपनिंग से खुलते हैं। ओके, अब बात चलेगी हमारी जल की, यानी कि वाटर की। जल भी तो पौधों के बाहर ही पाया जाता है। तो जो जल है, अगर पौधे को मृदा में उपलब्ध रहेगा तो ही तो उसका ट्रांसपिरेशन होगा। अगर मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर वाटर ही नहीं है, सूख गई है, ड्राई हो गई है, ड्रॉट आ गया है, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन जो पौधा होता है उसकी पत्ती में टर्जिडिटी, स्फीतता होती है सेल्स के अंदर। तो जब तक पत्ती की सेल्स टर्जिड रहेंगी, स्फीत रहेंगी, तब तक वाष्पोत्सर्जन होगा। जब पत्ती में से ही पानी खत्म हो जाएगा, जल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर बंद हो जाएगी। ओके, अब बात करने जा रहा हूं छठे कारक की, जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। हिंदी में इसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अभी तक जो जो फैक्टर्स मैंने पढ़े या बताए, उनमें से टेम्परेचर, तापक्रम जो है सबसे अधिक प्रभावशाली कारक वाष्पोत्सर्जन के लिए माना गया है। बात सुनाई? अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने RH से प्रदर्शित किया, तो ये होती है A/T इंटू 100। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इकाई क्या होगी? परसेंटेज। सपोज करो X% निकली, तो परसेंटेज जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता की इकाई माना जाएगा। ओके, अब आपने बोला सर ये T और A क्या है? तो T तो है टोटल ह्यूमिडिटी, यानी कि कुल ह्यूमिडिटी। ये वातावरण है, पृथ्वी का ये अर्थ है। अब इसके अंदर बाय द वे 90% आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, जल वाष्प है। ओके, और सपोज करो हम भारत में हैं और भारत के अंदर दिल्ली को ले लेते हैं, तो दिल्ली के ऊपर जो वायुमंडल है उसके अंदर आर्द्रता कितनी है? 80। यानी कि इसको इसके बराबर संतृप्त होने के लिए कितनी चाहिए? 10। तो उसके बराबर यह होगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, परम आर्द्रता कहते हैं। परम आर्द्रता का मतलब क्या हो गया? ह्यूमिडिटी required to saturate the air
यानी कि वायु को संतृप्त करने के लिए जितनी आर्द्रता की आवश्यकता होती है उसको हम परम आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो टोटल ह्यूमिडिटी में से किसी क्षेत्र की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ए हुई तो 1 में से कितनी हुई, A/T, तो 100 में से कितनी हुई तो A/T आपका आंसर आएगा, और इसकी यूनिट जो होगी वह परसेंटेज में होगी। ओके। अब आपने बोला सर दिल्ली की वायुमंडल की आर्द्रता और दुनिया के वायुमंडल की आर्द्रता में आपने बताया कि 10% की कमी है। दिल्ली की 90 थी पूरी दुनिया की, और दिल्ली की 80 थी, तो कितनी कमी थी दिल्ली के ऊपर? 10%। तो ये जो कमी होती है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन डेफिसिट। सैचुरेशन डेफिसिट को हम लोग संतृप्ति न्यूनता कहते हैं, विच इज इक्वल टू T-A and which is directly proportional to rate of transpiration। अच्छा पॉइंट है। आप देखिए सुबह सुबह वाष्पोजन की दर कम होती है, या वर्षा ऋतु के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होती है, क्यों? क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है। आ गया समझ में? लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि बागों के अंदर ठंडक किसके कारण महसूस होती है? तो इसका आंसर होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, यानी कि ट्रांसपिरेशन के कारण जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है बागों के अंदर जो पेड़ों से होता है हमको ठंडक महसूस होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट another point that you can take it as wind velocity, यानी कि वायु वेग। विंड वेलोसिटी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। विंड वेलोसिटी में जैसे कि अपन लोग कपड़ों को सुखाते हैं तो वह हवा में जल्दी सूख जाते हैं। आप एक ये ले लो कि वायु वेग 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है हाई विंड वेलोसिटी, हाई विंड वेलोसिटी। हाई विंड वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे ये रंध्र है गार्ड सेल्स, इस पे पानी होता है, तो तेजी से इसके चारों तरफ से हवा बही। हाई विंड वेलोसिटी वॉज देयर, तो तेजी से इसके अंदर से पानी बाहर निकलेंगे, यानी कि पहले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, और जब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएंगे तो ये कोलैप्स हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और रंध्र आपका बंद हो जाएगा। तो उस समय रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगी वह कम हो जाएगी। तो क्या सीखा? अधिक वायु वेग में एट हाई विंड वेलोसिटी फर्स्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस। आ गया? फिर आया हमारे पास में लो विंड वेलोसिटी, यानी कि वायु का वेग कम होगा, हौले हौले धीरे धीरे हवा चलती है। तो
ये जो स्ट्रोमेटा होगा, इसके ऊपर जब धीमी गति से वायु बह रही होगी तो पहले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगी वह बढ़ेगी और फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. एट दैट मोमेंट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बिकम कांस्टेंट, क्योंकि अवशोषण की दर वाष्पोषण की दर के बराबर हो जाएगी लो विंड वेलोसिटी में, तो फिर यह कांस्टेंट हो जाएगी. आई बात समझ में? तो ये विंड वेलोसिटी का कामकाज. अब हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यानी कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब. ये वायुमंडलीय दाब ऐसे सीख लो कि ये एक जार है, इसमें ये पानी है, इसके ऊपर कोई दाब नहीं लग रहा है. इसको आपने गर्म किया तो जल वाष्प उड़ती हुई चली जाएगी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन हुआ. आ गया समझ में? वाष्पीकरण हुआ. और अब इसके ऊपर अपन ने पिस्टन से कुछ वेट लगाया और दबाया, तो बोलो वाष्पीकरण की दर कम होगी या ज़्यादा? कम हो जाएगी. वही बात यहां पर भी आपको समझनी है. देखो इधर, ये पर्वत है, ओके, माउंटेन, और ये है प्लेन एरिया, समतल मैदान है. अब बताओ किस पर प्रेशर कम लग रहा है? ये एक पौधा रहा और यहां पर भी हमारे पास में ये एक पौधा हो गया, तो इसके ऊपर दाब कम लग रहा है और इतनी वायुमंडल की वायु थी वो इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, तो इसके ऊपर मोर प्रेशर लग रहा है. तो समतल मैदानों में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं उनके ऊपर दाब अधिक होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वह कम होती है. प्लेन एरिया में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो यहां पर क्या होगा? मोर प्रेशर विल बी देयर, तो लेस ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा. और इस पौधे ने तो इतनी वायु का दाब तो ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि ये ऊंचाई के ऊपर था, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर था. तो लेस प्रेशर होने के कारण हियर मोर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी देयर. ओके. तो फिर आपने बोला कि सर जब पहाड़ी पौधों के ऊपर वाष्पोषण की दर अधिक होती है तो उनके अंदर से तो सारा पानी निकल जाना चाहिए और मर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं उनके अंदर मरुद्भिद अनुकूलन होते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस होते हैं, यानी कि वो जीरो मॉर्फी होते हैं. मरुद्भिद पौधों के समान उनमें मोटी क्यूटिकल, धसे हुए रंध्र, चमकीली सतह, यह सब देखने को मिलती है. तो माउंटेनियस प्लांट जो होते हैं
दे शो जीरोमॉर्फी। वो जीरोमॉर्फी जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मरुद्भिद अनुकूलन प्रदर्शित करते, वरना क्या होगा, लो प्रेशर के कारण सारा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा उनके अंदर। जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, मरुद्भिद पौधे जो होते हैं रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले, उनमें भी मरुद्भिद अनुकूलन होते हैं। हालांकि जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो सबसे अधिक रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रदर्शित करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द जीरोफिटिक एडेप्टेशन दे आर एबल टू मैनेज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। ओके, तो ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हिसाब किताब। अब हम चले आगे। आगे जाकर हमको मुलाकात करनी है इंटरनल फैक्टर से। इंटरनल फैक्टर से, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर अपन लेते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन होगा तो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो तापक्रम होगा, तापक्रम होगा तो वाष्पीकरण होगा, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी। ओके, इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अगर अपन लेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही बात रेस्पिरेशन की होगी। इट विल बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, concentration of sugar is directly proportional to rate of transpiration। अब पूछो क्यों? क्योंकि शर्करा क्या है? भोजन। भोजन होगा तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी अधिक होगा। ओके, अब एक और पॉइंट, रूट शूट रेशियो, यानी कि मूल प्ररोह अनुपात। मूल अगर ज्यादा है और प्ररोह का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, यानी कि लीव्स ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगी। किसने बताया था? पार्कर ने। पार्कर के अनुसार मूल प्ररोह अनुपात रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स। एक बात सुनो और मालूम होगी कि जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ लीव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब यहां मैं एक अप्लाइड क्वेश्चन बना रहा हूं। ये एक पौधा था जिसमें ये 8 पत्तियां थी और ये 8 पत्तियां 1 घंटे में 1 लीटर पानी ट्रांसपायर कर रही थी, वाष्पोत्सर्जित कर रही थी। मैंने 4 पत्तियों को काट दिया, तो बताओ 1 घंटे के अंदर अब कितना लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन होगा? तो इसका आंसर होगा सर उतना ही होगा, लेकिन जो बची हुई पत्तियां होंगी उनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल हो जाएगा। बात समझ आई?
बर्नौली का प्रिंसिपल लगता है इसके अंदर, फिजिक्स वाला, जिसमें ये कहा जाता है कि ये इतने व्यास का पाइप है, इसमें इतना पानी निकल रहा है 1 लीटर में 1 घंटा, हमने ये नोजल लगा दी तो बोलो अब क्या होगा, कि निकलेगा तो उतना ही, लेकिन निकलने की स्पीड जो होगी वो दुगनी हो जाएगी। वही बात यहाँ पर भी है। सो अप्लाइड क्वेश्चंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टोमेटा की। नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी कि रंध्रों की संख्या। कम रंध्र होंगे तो कम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, ज्यादा रंध्र होंगे तो ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि रंध्रों की संख्या जो है वह वाष्पोजन की दर के समानुपाती होती है। ओके, अब इसमें भी क्वेश्चंस बनाते हैं कि यदि किसी पत्ती में 100 रंध्र या स्टोमेटा हों और वो 1 घंटे में वही 1 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, तो बताओ 50% रंध्र बंद करने पर, उनके ऊपर वैसलीन लगा दी हमने, 50 ये रे 50 ये रे 50 के ऊपर हमने वैसलीन लगा दी, तो बताओ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही प्रभाव जैसा कि यहां देखा था। सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी गिवन आउट फ्रॉम द रिमेनिंग स्टोमेटा, उसी मात्रा के अंदर जल का निष्कासन होगा 50% स्टोमेटा के द्वारा, परंतु रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी डबल्ड। वाष्पोत्सर्जन की दर जो होगी वह दुगनी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब एक उपकरण होता है, उस उपकरण को हम लोग पोरोमीटर कहते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमेटा कितना खुला कितना बंद हुआ, इसकी दक्षता को ज्ञात करने के लिए वी यूज एन एपरेटस कॉल्ड एज पोरोमीटर। डार्विन साहब ने दिया था, बाय सी डी डार्विन ने यह शब्द दिया था। ओके, एक और एपरेटस होता है जिसको हम लोग साइक्रोमीटर कहते हैं, पढ़ चुके अपन लोग सापेक्षिक आर्द्रता में। यह आर्द्रता का मापन करता है। इट मेजर्स ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का यह मापन करता है। ओके, अब हम चले दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो टाइप ऑफ लीव्स, कि पत्ती जो होती है वह किस प्रकार की है। देखो बेटा, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, उनमें तो रंध्र पोटीमोजेटम टाइप के होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वह नील होती है। जीरोफाइट में, जीरोफाइट की पत्ती के द्वारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम प्रदर्शित की जाएगी, और मीजोफाइट्स के अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली मोर। तो डिपेंड करेगा कि पौधा किस प्रकार का है, उसकी जाति किस प्रकार की है, उसी के हिसाब से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है उसका डिसीजन होता है। अब
हम बात करने जा रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने के बाद वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ कौन से होते हैं, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं उनको हम लोग एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं पदार्थ? नंबर 1 PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरेट एसीटेट की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बंद या कम हो जाती है। दूसरा CO2 गैस भी इंपॉर्टेंट है। ये CO2 गैस भी एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में कार्य करती है। तीसरा पॉइंट सिलिकॉन ऑयल। सिलिकॉन ऑयल ये भी एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में कार्य करता है। चौथा पॉइंट एथिलीन जो होती है यह भी एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में कार्य करती है। ओके, सो दीज आर योर एंटी ट्रांसपायरेंट। तो अभी तक हमने जो है ये पढ़े। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को नापने की, वाष्पोत्सर्जन के दर को नापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ओके, चलिए अब इन विधियों के अंदर बहुत सारी विधियां होती हैं जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक एक करके बताऊंगा। ओके।